स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करने का। हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों के बारे में, करेंगे चार बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी तवांग की, जिसको लेकर सदन में संग्राम जारी है। लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी खबर जिसकी हम बात करेंगे बिहार की, जहां पर शराब ने मौत का तांडव किया है। 27 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर आ रही है जहरीली शराब से, और अब भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, एस जयशंकर ने पाक को कही दो टूक। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक कही है कि लादेन का स्वागत करने वाले हमें ना समझाएं। वहीं चौथी बड़ी खबर, बात होगी श्रद्धा हत्याकांड मामले की। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मेहरौली में जो हड्डियां मिली हैं वो श्रद्धा की हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो चलिए शुरू करेंगे चार बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर हम बात कर रहे हैं तवांग की, जहां पर चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की हाथापाई का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां सड़क से सदन तक सरकार को घेर रही हैं। तवांग मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, क्या इसकी आपको अनुमति नहीं है। खड़गे ने सरकार पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा में आज भी तवांग मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग की और सरकार से सवालों के जवाब मांगे। और विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया, लेकिन सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही विपक्ष तवांग को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है, और तवांग में जिस तरह से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है उसको लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने में लगा हुआ है विपक्ष। आज फिर सदन हंगामेदार रहा। एक बार फिर बात हुई कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहते इस पर चर्चा करना। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि चीन और इस मुद्दे पर सदन में बहस की जाए, इस पर चर्चा की जाए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर एफएम न्यूज पर आपका। जी शुक्रिया। सर, जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, एक संग्राम हमने देखा, एक झड़प हमने देखी जो बॉर्डर पर हुई, तवांग पोस्ट पर हुई, और दूसरा संग्राम हम देख रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ा हुआ है। हर रोज सदन हंगामेदार रह रहा है। कहाँ आपको कमी नजर आ रही है? देखिए, यही विडंबना है जी कि चीन बॉर्डर पर हमारे लिए खतरा बना हुआ है। हाँ तो वो हमारी चिंता के केंद्र में होना चाहिए। हाँ लेकिन इसके बजाय सियासत केंद्र में है। तो ऐसा क्यों है, ये इस पर भी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। कोई सत्ताधारी दल को जिम्मेदार ठहराएगा, कोई विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएगा, लेकिन मूल जिम्मेदारी किसकी है जी। जब ये तो तय करना होगा। जब सदन चल रहा है, क्या इस विषय पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाया जाना चाहिए? क्या देश की सुरक्षा पर सब मिलकर बात करें, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए? जब चीन ने आक्रमण किया, तवांग पर ऐसी स्थिति पैदा की, ये पहली बार तो नहीं हुई जी। ये हम लगातार देख रहे हैं। डोकलाम में हुआ, फिर गलवान में हुआ, अब तवांग में हो रहा है, और सबका एक पैटर्न है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
और हम ये देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल की ओर से जो गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, बताइए रक्षा विषय पर रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए, तो प्रेस में आकर गृह मंत्री को बयान देने की जरूरत क्या है? गृह मंत्री का काम नहीं है रक्षा विषयों पर प्रेस में आकर के बयान देना, जब संसद चल रही हो खास तौर से। तो ये बहुत गलत पैटर्न या परंपरा की शुरुआत है कि सदन चल रही है, आप सदन में बयान देने के बजाय, वो भी रक्षा मंत्री नहीं है, गृह मंत्री है अमित शाह, और बाहर में बयान दे रहे हैं। तो ये इसके लिए तो आप सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। रक्षा मंत्री जी को बयान देना चाहिए। हाँ, इस पर एक बात हुई कि विपक्ष ने बायकॉट किया और रक्षा मंत्री के बयान से पहले किया, तो विपक्ष का उसका तर्क है सदन की कार्यवाही में बायकॉट भी सदन का हिस्सा होता है, सदन की कार्यवाही का बायकॉट का प्रावधान है सदन में, इसलिए बायकॉट होते हैं। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो जिसने बायकॉट नहीं किया हो। महीनों महीनों बीजेपी जब विपक्ष में रहा करती थी तो बायकॉट किया करती, तो बायकॉट तो अधिकार होता है विपक्ष का, लेकिन सरकार को खास करके ऐसे विषय पर रक्षा मंत्री से क्या, देश को प्रधानमंत्री से सुनने की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री आज तक किसी मुद्दे पर कुछ बोले ही नहीं है, चाहे गलवान हो जाए, डोकलाम हो जाए, तवांग हो जाए। आखिर चीन के बारे में बोलने से प्रधानमंत्री जी को परहेज क्यों है? और शायद यही वजह है कि आज खड़गे साहब ने कहा कि लाल आंखों पर चीनी चश्मा पहन लिया है। मैं आरोप की बात नहीं करता, आरोप तो अपनी जगह पर है, लेकिन सवाल तो देश पूछेगा ही ना कि प्रधानमंत्री इस विषय पर क्यों नहीं बोलते, वो चुप क्यों है? बताइए, उस समय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि न कोई घर में घुसा है, न कोई घर में घुसा हुआ है। इस वक्त गृह मंत्री बोलते हैं न किसी की मृत्यु हुई है और न कोई घायल हुआ है जी। ये दोनों बयान कहीं से भी सूट नहीं करते हैं वातावरण को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी इस बातचीत के लिए। उधर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शराब पीने से लोगों की मौतों का मामला सामने आ रहा है और यही है हमारी दूसरी बड़ी खबर। 14 दिसंबर को सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि ये सभी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई हैं। शराबबंदी के बावजूद इस तरह शराब से हो रही मौतों ने सर्दी में बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। इसको लेकर विपक्ष सड़क से सदन तक सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार को शराब के मुद्दे पर जमकर हमला बोल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। इस मामले में सरकार एक्शन लेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखता नहीं लेकिन हर जगह मिलता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है और बात यहां पर सरकार पर आकर अटक रही है। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी है तो फिर शराब कहां से आ रही है, और यकीन मानिए बिहार में हालात ये हैं कि शराबबंदी के बावजूद घर घर शराब पहुंचाई जा रही है और इसी का नतीजा है कि बार बार बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत हो रही है। कई जगह पर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा जा रहा है और इन्हीं तमाम घटनाओं को लेकर अब विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। वहीं
सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, लोगों को खुद पर संयम रखना चाहिए। इस बयान के बाद भी सियासी पारा और गर्म हो चुका है। आपको बता दें, सारण की ये घटना है जहां पर शराब पीने से 39 लोगों की मौत हो गई है, और ये हाल तब है जब बिहार में शराबबंदी है। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह का भी एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बिहार में शराब भगवान की तरह है, जो दिखता नहीं है लेकिन मौजूद हर जगह है। जहरीली शराब पीने से कब कब कितनी मौतें हुई हैं वो हम आपको बता दें। 14 दिसंबर 2022 को सारण में 12 मौत हुई, जो कि अब तक 39 तक गिनती पहुंच चुकी है। नवंबर में वैशाली जिले के महनार में 3 मौतें हुई थी। 5 अगस्त 2022 को सारण में ही 9 मौतें हुई थी। जहरीली शराब के कारण 17 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, और 21 मार्च 2022 को 3 जिलों में 37 लोगों की मौत हुई थी। भागलपुर में 22, बांका में 12 और मधेपुर में 3 लोगों की मौत हो गई थी। 5 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 8 और गोपालगंज में 16 लोगों की मौत हुई थी। तो मौतों का आंकड़ा आप देख सकते हैं, लगातार जहरीली शराब के कारण लोगों की मौतों का सिलसिला बरकरार है, और यही वजह है कि इस बार विपक्ष लगातार हमलावर है। और सुरक्षा राष्ट्र परिषद की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस का साथ मिला है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बैठक में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया गया। इस पर जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो देश अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का मेजबान हो सकता है और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवा सकता है, उसे यूएन में उपदेशक बनने की कोई जरूरत नहीं है।
यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में हैं ज्यादातर देश, और वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी सख्त रुख इख्तियार करते हुए पाकिस्तान को दो टूक कह दी है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ओसामा बिन लादेन का स्वागत करता है, वो हमें उपदेश ना दे। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से बैठक में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया गया था और इसी पर जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि जो देश अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का मेजबान हो सकता है, अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला करवा सकता है और तमाम ऐसे मामलों में संलिप्तता रखता हो, उसे यूएन में उपदेशक बनने की कोई जरूरत नहीं है। Excellencies, before I call on the next speaker, allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रशांत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। दीक्षित जी, जिस तरह से भारत को एक तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, स्थायी सदस्यता की बात हो रही है यूएनएससी में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर राग अलाप रहा है। हालांकि इस पर विदेश मंत्री ने उन्हें अच्छी खासी लताड़ भी लगाई है पाकिस्तान को, लेकिन बार बार ये जो कश्मीर राग अलापना है पाकिस्तान का, आखिर क्या नैरेटिव आपको इसमें नजर आ रहा है? ये तौर तरीका ऐसे ही चलेगा, इसमें मुझे कोई बदलाव आसानी से दिखाई नहीं देता। हाँ, भारत की आपने जो बताया कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुर्सी बैठने को मिल रही है, बहुत अच्छी खबर आपने दी, जो बहुत सालों से सुनने को आ रही थी, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब G20 की मीटिंग के बाद में और हमने जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में एक मध्यस्थता का रोल किया है और रूस को समझाने की कोशिश की है कि उसके तौर तरीकों में बदलाव की बड़ी आवश्यकता है, उसके पूरे संसार में हमारी पहचान बनी है। लेकिन साथ साथ जब भारत यूनाइटेड नेशंस की चेयरमैनशिप बनता है और उस वक्त यही एक मौका है जबकि पाकिस्तान हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। और ये सालों से होता रहा है। अभी ये देखने में आया है कि FATF की मीटिंग में भारत के विरोध के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, जबकि पाकिस्तान के आतंकवादी तरीकों में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें ये लड़ाई लंबी है और हम अगर आशा करें कि बड़ी जल्दी से इसका कोई समाधान निकलेगा, ये संभव नहीं है। बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है। तो प्रशांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विदेश मामलों के जानकार हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान का एक सेट नैरेटिव है, एक हथकंडा है, इस में हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाएगा।
अब बात होगी चौथी बड़ी खबर की। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मेहरौली के जंगल में पुलिस को जो शव के टुकड़े मिले हैं, जो हड्डियां मिली हैं, उनका श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान हो गया है। सीएफएसएल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इसके बाद मेहरौली जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई कई जगह से पुलिस ने शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में बरामद किए थे। पुलिस को एक मानव जबड़ा भी मिला था। पुलिस ने इस सब की जांच के लिए सीएफएसएल लैब भेजा था। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट के लिए पिता का सैंपल भी लिया गया था। पुलिस पूछताछ में आफताब ने बताया था कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की थी। आपको बता दें कि आफताब श्रद्धा का प्रेमी था। दोनों मुंबई के रहने वाले थे और कुछ दिन पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। दिल्ली में दोनों मेहरौली में एक फ्लैट लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आफताब ने बताया था कि श्रद्धा से उसका 18 मई को झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी थी। आफताब ने इसके बाद श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। आफताब ने इन टुकड़ों को एक फ्रिज में रखा था। वो रोज रात में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। मर्डर के इस मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दिल्ली पुलिस को। दरअसल जो शव के टुकड़े, हड्डियां जो बरामद की गई थी मेहरौली के जंगलों से, उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए के साथ हो गया है। इससे ये पुष्टि हो चुकी है कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही और ये जो टुकड़े हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये श्रद्धा के ही शव के हैं। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे केस को अब क्रैक करने में और आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे करने में कामयाब होती नजर आ रही है। आफताब ने बेहद शातिराना अंदाज से और खौफनाक और अंदाज से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद हत्याकांड को छुपाने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने जिन तरीकों को इख्तियार किया था वो और भी ज्यादा खौफनाक थे। लेकिन अब ये पूरा मामला क्रैक होता हुआ, डिकोड होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल फिलहाल इस बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।